नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इतिहास विमर्श में आपको ले चलूँगा गुप्तकालीन एक ऐसे स्थापत्य को दिखाने जो अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है, जिसकी ख्याति देश विदेश में है, जो नाट्य कला के लिए जग जाहिर है और जिसको मान्यता प्राप्त है। मैं बात कर रहा हूँ भवभूति की नगरी पवाया की। इस पवाया में भवभूति जी ने उत्तर रामचरित, मालती माधव जैसे ग्रंथों का लेखन किया। ये जो स्थान है पवाया, ये एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से ये कहना पड़ेगा कि यहाँ ना आने जाने का कोई साधन है, ना कोई बोर्ड है, सूचना बोर्ड, जिससे पर्यटकों के इस स्थान के बारे में जानकारी मिले। मैं अभी आपको उस स्ट्रक्चर तक ले चलूँगा, उससे पहले मैं ये बोर्ड जरूर आपको दिखाना चाहूँगा। ये सूचना बोर्ड है, पुरातत्व विभाग द्वारा लगाया गया है, लेकिन अब आप यदि इसको पढ़ सकते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि इस बोर्ड पर लिखा क्या है। जब हम इस तरह की इतिहास की अनदेखी करेंगे तो हमारा बहुत भला होने वाला नहीं है। चलिए आइए हम आगे देखते हैं कि पवाया में क्या खास बात है। देखिए, अब हम उस स्थान पर आ गए हैं जहां वो स्मारक संरक्षित है। ये आप देखेंगे भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ये पट्टिका यहाँ लगाई गई है स्मारक के सामने। इसमें 1922-23 में एक उत्खनन किया गया डॉक्टर एम.बी. गर्दे जी द्वारा, और ये स्थान, ये सारा प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये उसी उत्खनन के बाद प्रकाश में आया था। और यहाँ से एक मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिलती है जो ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में अभी भी रखी गई है, संरक्षित की गई है। उसके नीचे प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मी लिपि में एक लेख भी मिलता है। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा मैंने बताया आपको, भवभूति जी की ये तप स्थली थी और प्राचीन नाट्य शास्त्र का एक बहुत बड़ा रंगमंच का एक स्थान था। तो चलिए देखते हैं। आप पहले इस बोर्ड पर एक निगाह डालें। ये एक सूचना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा लगाई गई है, और इसके बाद इस गेट के माध्यम से हम अंदर इसमें प्रवेश करेंगे। आइए देखिए, ये आप देख रहे हैं ये मूर्ति, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मणिभद्र यक्ष की जो मूर्ति यहाँ से मिलती है, जो ग्वालियर संग्रहालय में है, ये यक्षिणी की मूर्ति है, यक्षी की मूर्ति है। और ये निश्चित रूप से अपने हाथ में या तो चवर है या कुछ ऐसा कोई साधन है। एक यहाँ इनके हाथ में जो एक वो होता है जो झाड़ने के लिए, ये वह है। कमंडल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जैसे आप जैन मुनियों के साथ देखेंगे वो अपने साथ लेके चलते हैं, एक मोर पंख का। और ये सर्वतोभद्रिका जैसी एक प्रतिमा है, ये भी एक यक्ष प्रतिमा है। और ये चारों तरफ इसकी मूर्तियां हैं। ये आप इसका हार देखेंगे, और ये लंबे कान है जिसमें कुंडल पहने हुए हैं। ये सैंडस्टोन पे बनी हुई मूर्तियां हैं। और अब इनको आप ये देखिए, आप ये चारों तरफ उसको, ये आपको हार का अंकन दिखाई देगा, ये चेहरा है। और अब चूंकि समय काफ़ी हो गया है, ये गुप्तकाल के आसपास के समय का स्थापत्य है, तो वो आप देखिए। और बगल में ऐसे ही ऐसी जो मूर्तियां टूटी हुई उस समय की हैं, वो कुछ खंडित प्रतिमाएं यहाँ आपको दिखाई देंगी। आप यहाँ देखेंगे छोटा मंदिर का चबूतरा है, इस पर भी इस प्रकार से ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो भग्न अवस्था में है, वो यहाँ आपको दिखाई देंगी। दोनों साइड ये मूर्ति है, देखिए। और मूर्ति की मुस्कान देखिए आप, जैसे हम शाल वंजिका की मुस्कान देखते हैं उस तरीके से। ये बड़े कुंडल ये पहने हुए हैं, और ये अब खंडित मूर्ति है। इसके केस विन्यास अलग से दिखाई दे रहे हैं, एक जूड़ी बनी हुई है। बगल में ये लट है एक पूरा, और इस साइड में हम देखें इसे घुमा के, तो दूसरी साइड भी, यानी जो दो तरफा मूर्तियां होती हैं उस तरीके से दोनों साइड एक सही स्ट्रक्चर इसका। बहुत अद्भुत मूर्ति है। और अब हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर की ओर। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ये पूरा ईंटों से बना स्ट्रक्चर है। ये इसकी खासियत है, ईंटों से बना हुआ है। उस काल में ईंटें प्रचलन में थीं, और इस प्रकार से लोग एक सभ्य समाज में उस समय जी रहे थे। तो चलिए अंदर देखते हैं इसमें निर्माण और क्या क्या है। तो देखिए मित्रों, ये जो पिलर है इस पर लिखा गया है एएसआई द्वारा, पवाया जो प्राचीन पद्मावती नगरी है,
यहाँ खुदाई से निकला हुआ एक मंदिर का खंडहर, जो 4वीं शताब्दी का, जो लगभग गुप्त काल जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये यहाँ लगाया हुआ है। गुप्त काल में इस प्रकार का निर्माण यहाँ होता था। बगल में ही यहाँ जो धूमेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित है, जो भवभूति थे, धूमेश्वर महादेव के पास ही कालप्रीनाथ शिव मंदिर था। उन कालप्रीनाथ के वे रोजाना दर्शन करते थे, पूजा करते थे। और यहाँ 3 नदियों का संगम भी है, जिसमें सिंध नदी है, तवा नदी है और नौन नदी है। ऐसे 3 नदियाँ यहाँ संगम मिलता है। तो कई बार जो विशेष अवसर आते हैं तो यहाँ लोग स्नान इत्यादि के लिए भी आते हैं। त्रिवेणी संगम। आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए, यहाँ इस दीवार को देखिए आप। हमने जब दतिया के फोर्ट को देखा था उस किले में, तो वहां भी इतनी चौड़ी दीवारें नहीं थी। आप देखिए कितना बड़ा ये स्पेस है इसमें, और ये चौड़ी दीवार है। ये इसका प्रवेश द्वार है और एक इसका छोटा सा एक बरामदा है। यहाँ पुरानी कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, जिस प्रकार हम आजकल देखते हैं घरों में एक पार्किंग होती है छोटी मोटी गाड़ियां रखने की, तो ये उस प्रकार का एक छोटा सा एक बरामदा है। और चलते हैं, इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं। ये काफी ऊंची सीढ़ियां हैं और इस प्रकार से इसमें ऊपर चढ़ के देखते हैं और क्या क्या खास है। आइए देखिए साथियों, ये जो यहाँ ईंटें लगी हुई हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, इसका ये साइज है। और इसी प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे, ये लगभग यहाँ 8 या 9 इस तरह है, और यहाँ ये 13 से 14 ये इसकी इस तरह लंबाई है। तो काफ़ी लंबी और चौड़ी इसकी ये डेप्थ देखिए अब कितना मोटा है ये। तो ये इस तरह से इन्होंने बनाया है और ये इसकी बाउंड्री है, दीवार है। प्रायः हम आजकल स्ट्रक्चर देखते हैं वो सामान्य तौर पे घरों में 4 इंची की दीवार भी उठाते हैं, 9 इंची की दीवार उठाते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो है वो 14 इंच की होती है, ये उससे बड़ी है। और ये पूरा एक देखिए प्लेटफॉर्म है पूरा, यहाँ से उस पूरे उसमें चारों तरफ इस तरह का बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो ईंटों का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, आप देखिए ये किस प्रकार का गोल ये है। आप पर ये देखेंगे एक लेंटर भी है, ये गाटर टाइप का है जिसपे आजकल हम देखते हैं। ये पूरा खंबा है, नीचे इसका ये चौड़ा भाग है। इसको इस दीवार को मजबूती देने के लिए ये खंबा निर्मित किया गया है। हम वर्तमान में देखते हैं जिस प्रकार के सीमेंटेड रॉड डाल के लोहे की उसको तैयार किया जाता है, उस प्रकार के पिलर्स यहाँ, और पिलर्स नज़दीक हैं। ये देखिए आप, सब इस तरह का है, एक पूरा स्ट्रक्चर है। ये सब देखेंगे आप, लगभग एक सा है। और यहाँ भी इसमें जो ये अंकन मिलता है, ये अपने आप में एक बात कहता है। ये देखिए आप, ये जो बना हुआ है एक प्लेटफॉर्म, ये सभी के साथ है, आप देखेंगे सभी इसमें है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे पटे पे बैठे हुए श्री गणेश हैं। ये गणेश के कान है, ये मुंह है, ये ऊपर मुकुट है, और ये उनका पालती मार के बैठे हुए। इस प्रकार की एक कल्पना को आकार दिया गया है। हम इसको मान सकते हैं क्योंकि लिखित में इसका कोई एविडेंस है नहीं। कुछ लोग इसे नृत्य मंडप कहते हैं, कुछ इसे कहते हैं नाट्यशाला, कुछ इसे मंदिरों के खंडहर भी कहते हैं। ये देखिए हर एक में, लेकिन पूरा आप देखेंगे ये गोल ईंट है। अब इसको गोल करने के लिए उस समय निश्चित रूप से कुछ ऐसा पैमाना होगा कि ईंट को पका के, पकी हुई ईंट है ये, यानी ईंट भी पूरी तरह से पका के वो इसमें निर्मित करते थे। केवल खंडरों का स्ट्रक्चर नहीं, पूरा ईंट का स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे इस प्रकार की ये विशेषता इसमें, इस पूरे खंडहर में। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ, मुझे भी ऐसा 1-2 बार अवसर मिला है, क्योंकि मैं पुरातत्व विद्यार्थी रहा हूँ। तो 1-2 बार विदेशी यात्रियों के साथ यहाँ आने का अवसर मिला। मैं और डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी एक बार आए थे, एक जापानी शोधार्थी आए थे। तो उन्होंने इसको, जो उनका देखने का नज़रिया है वो एक बहुत शानदार है। वो अपने साथ वो पूरी जानकारी लेके आते हैं। हम प्रायः भारतीय लोग जिनके पास ये धरोहरें हैं, उनका उस तरीके से ना तो निरीक्षण करते हैं, ना परीक्षण करते हैं, ना उस पर गौरव कर पाते हैं। तो हमें अपनी इन धरोहरों का गौरव जरूर करना चाहिए। महाभारत में एक युक्ति मिलती है कि इतिहास की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु इतिहास के नष्ट होने पर विनाश निश्चित है। तो हम पतित न हो, इसलिए ऐसी अपने ऐतिहासिक स्थलों को सहेज कर संजो कर रखें, और इनके पास जब हम पे समय मिले जरूर आएँ। भले ये खंडरों में है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, पहुंच मार्ग मुश्किल हैं, लेकिन प्रयास करेंगे तो सारे काम सुगम होंगे। आप कल्पना कीजिए, डॉक्टर M.B. गर्दे जी का 1923-24 में उन्होंने यहाँ उत्खनन किया। वो क्या लेके आए थे? तब इतने संसाधन भी नहीं थे। हम पे आज संसाधन है, लेकिन समय का अभाव हमारे पास है, या जिज्ञासाओं का अभाव हमारे पास है। इतिहास के प्रति हमारी अरुचि हमें निश्चित रूप से गर्त की ओर ले जाएगी। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर में और क्या है खास। आइए देखिए साथियों,
यहाँ हालांकि कहीं कुछ भी कोई ऐसा एएसआई द्वारा बोर्ड नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है कि ये स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है या इसका क्या काम ये आता रहा होगा। लेकिन हम वर्तमान में जो देखते हैं उसके आधार पर इतिहास को उसका निर्माण करते हैं। तो आप नीचे देखें, ये जो छोटा सा स्थान है, ये मैं खड़ा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये यहाँ स्थान है और यहाँ हम ये देखते हैं एक निकलने का, यहाँ पानी निकलने का साधन है। ऐसा लगता है कि उस काल में लोग शौचालय जैसी व्यवस्थाओं से परिचित थे और इस क्षेत्र का उपयोग निश्चित रूप से उस स्नानागार के रूप में या शौचालय के रूप में वो करते रहे होंगे, जिससे वो यहाँ का जो खराब पानी है वो बाहर निकल जाए, अंदर ना आए। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन इसको भी उस तरह से उन्होंने बनाया है बिल्कुल एक तरीके से, और थोड़ा यहाँ ऊंचाई दिया है जिससे ये पानी बाहर की ओर न जाए। हम आज भी देखते हैं कि थोड़ा सा वो ऊपर नीचे होता है। देखिए, आप देखिए, ये जैसा हम अभी उस साइड देख के आए थे उसी प्रकार का स्ट्रक्चर वो वहाँ है। तो ये जब हम इसको रंग मंडप कहते हैं या नाट्यशाला कहते हैं यहाँ, तो नाट्यशाला में बहुत सारे पात्र होते हैं, देखने वाले दर्शक होते हैं। तो हो सकता है उस दृष्टि से इनका निर्माण किया गया हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेश वगैरह होना चाहें तो वो इससे हो सकें। देखिए, वो आप देख रहे हैं, वो जैसे इधर मेरे साथ आप आइए, संभल के आना। ये जो हमने पानी निकालने के लिए निकासी वाली बात कही थी, ये इस प्रकार से इसको भी डिजाइन उन्होंने दिया है। एक मकर का एक मुख लगाया है, यहाँ से वो पानी बाहर निकल जाया करता था। और चारों तरफ इसका ये है, जो ऑडियंस थी वो खड़े होकर ऊपर मंच पे, जो जैसे हम देखेंगे हमारे कुछ मित्र जो हैं, युवा साथी इस स्ट्रक्चर को देखने आए हैं, इस प्रकार नाटक होता था तो नीचे चारों तरफ से लोग उसको देखते थे, ग्राउंड से भी, और जो सम्रांत लोग हुआ करते थे, जो वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, जो विशेष लोग हुआ करते थे, वो इस रंगमंच के ऊपर आकर भी उसको देखा करते थे। तो ये चारों तरफ इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर है। मैं चाहूँगा उधर का और देखें बात, आइए। देखिए, जिस प्रकार हम रंगमंच पे जाते हैं, किसी मंच पर चढ़ते हैं तो मंच पे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। तो ये मंच पे आने के लिए जिस रास्ते से हम आए हैं, सीढ़ियाँ हैं। और इधर आप ऊपर आएँ, ऊपर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मूल स्ट्रक्चर है वो ये सामने वो स्टेज है, और नीचे ये पब्लिक ऑडियंस जो थी, जो वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, वो स्टेज के सामने बैठा करते थे और आनंद लेते थे। जो आम ग्रामीण हैं वो इस पूरे चबूतरे के नीचे खड़े होकर, बैठकर इस पूरे दृश्य का आनंद लेते थे। हम जानते हैं कि भारत में रामलीलाएँ, कृष्ण लीलाएँ, नौटंकियाँ और छोटे छोटे प्रहसन प्रारंभ से होते रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें थिएटर मिलता है जहाँ इस प्रकार के नृत्य इत्यादि की जानकारी मिलती है। तो 4वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास भी इस प्रकार का हमें यहाँ ये स्ट्रक्चर मिलता है, जो तत्कालीन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी देता है कि भारत में उस समय किस प्रकार की सांस्कृतिक चेतना थी। तो आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को और ऊपर चलकर। देखिए, ये मुख्य जो है, जो रंगमंच का स्थान था, ये वो वाली हम मंच के ऊपर आ गए हैं। इस मंच की यदि हम अंदाज से लंबाई चौड़ाई देखें तो नीचे से ऊपर की ओर ये लगभग 3-3.5 फुट है, और इधर हम इसकी चौड़ाई देखें तो ये लगभग 10 से 11 फीट है, और इधर अगर इसको हम इसकी ऐसे लंबाई देखें तो ये लगभग 30 से 35 फीट है। ये साइड में यहाँ से मंच पे जाने का रास्ता है, और यहीं उस समय निश्चित रूप से रहा होगा जिसको हम चेंजिंग रूम कहते हैं कलाकारों के। वो चेंजिंग रूम यहीं आसपास कहीं होते रहे होंगे, और कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए वो मंच पर यहाँ आके अभिनय करते रहे होंगे। भवभूति चूँकि संस्कृत के नाट्यकार हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ संस्कृत में नाटकों का निर्माण किया, उनका लेखन किया। वे कालिदास के समकालीन कवि थे, संस्कृत के कवि थे, और उसी प्रकार ख्याति नाम थे। देखिए साथियों, इसमें बहुत सा नवाचार है। अगर आप देखेंगे बारीकी से, क्योंकि हम इतिहास और पुरातत्व के विद्यार्थी हैं तो एक हमारी सीमा है, लेकिन एक सामान्य अगर बुद्धि से देखा जाए तो हम ये इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, इसकी जो स्थापत्य व्यवस्था को देख सकते हैं कि किस प्रकार का उस समय एक स्थापत्य का निर्माण किया गया। ये देखिए आप इसे, ये चूने और कंकड़ से बनाया हुआ एक पूरा स्ट्रक्चर है, जो लगभग
2.5 से 3 फुट चौड़ा है और लंबा 30 से 35 फुट ही है। जिस प्रकार हम मकान में बीम डालते हैं, ये उस प्रकार की एक व्यवस्था है, एक ठोस व्यवस्था है जो इस ईंटों के स्ट्रक्चर के ऊपर रखा हुआ है। ये ईंटों का स्ट्रक्चर है, ये वो है। साइड में भी आप देखेंगे इस प्रकार के बीम हैं। और मैं अपने कैमरामैन मित्र से कहूँगा, प्राचीन जो चूना बनाने की व्यवस्था थी वो उधर लगी हुई है। वो एक पहिया है जिसमें चूने के पत्थरों को इकट्ठा करके भट्टी बनाई जाती थी और चूना निर्माण किया जाता था। उस चूने और कंक्रीट से इस स्ट्रक्चर को निर्मित किया गया। ये बड़ा मजबूत होता है, ये सीमेंट से ज़्यादा मजबूत स्ट्रक्चर होता है। तो ये पूरा अभी भी हम देखेंगे इसकी ईंटें कहीं से उखड़ी नहीं है, इतने के बाद भी। नहीं तो हम सामान्य प्राय घरों में देखते हैं 60 और 70 वर्ष के बाद ईंटें उखड़ने लगती हैं, चूना उखड़ने लगता है। लेकिन ये 4वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास की बात है और ये स्ट्रक्चर आज भी अपनी यथा स्थिति में है, जबकि खुले आसमान के नीचे किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है आज यहाँ पवाया में जो हमने इस स्थान को देखा है, भवभूति के स्थान को देखा है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि आप थोड़ी सी इच्छा शक्ति रखें तो ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने अवश्य आएँ। ये स्थान हमें गौरव अनुभव कराते हैं हमारे उन पूर्वजों के ऊपर जिन्होंने किस तरीके से ऐसे स्थलों को निर्मित किया होगा। आज एक सामान्य मकान बनाने में व्यक्ति के पूरे जीवन की जमा पूंजी लग जाती है। इस तरह के सार्वजनिक स्थलों का निर्माण उस काल में भी होता था, ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है। तो ऐसे इतिहास पर ये गर्व करने का समय है, ऐसे इतिहास को जानने का समय है। इतिहास विमर्श में आज इतना ही। अगली बार एक नए क्षेत्र में आपको ले चलेंगे, किसी और ऐतिहासिक स्थल पर, किसी पुरातात्विक स्थल पर। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर, चैट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि क्या आपने इस स्थान के बारे में पहले कभी सुना था। आमतौर पे देखा गया है लोग वीडियो ज़रूर देखते हैं लेकिन कमेंट्स करके नहीं बताते कि क्या है। क्या आप इस स्थान पर कभी गए थे? क्या आप ऐसे स्थानों को देखना चाहते हैं? तो आप अपने स्कूल या कॉलेजेस के माध्यम से ऐसे स्थानों को देखने के लिए कोई ट्रिप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ का पूरा लोकेशन मैं आपको बता दूंगा, आप चैट बॉक्स में जाके पूछेंगे तो किस प्रकार आएँ। ग्वालियर से अधिकतम इसकी दूरी है 60 किलोमीटर, डबरा से 19 किलोमीटर दूर ये है और करियावटी गांव से 5 या 7 किलोमीटर ये दूर है। टोटल अगर हम इसकी लेंथ देखेंगे, दूरी देखेंगे, ग्वालियर रेलवे स्टेशन से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर ये है। तो आप यहाँ अपने निजी वाहन से आएँ तो ज़्यादा सहूलियत रहेगी। डबरा तक ट्रेन और बस के माध्यम से आ सकते हैं, करियावटी तक बस के माध्यम से आ सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको अपने निजी वाहन की आवश्यकता पड़ेगी। इतिहास विमर्श से यदि आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पे मैं जो सूचनाएं आपके लिए लाता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आपने ये वीडियो पूरे मनोयोग के साथ देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।